अच्छी आई इस पे बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ। ग्रुप में मैसेज कर दो ना कि क्लास स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, ये चेयर आप घुमा लें, आप ये चेयर ले लो। अब उसका नजर नहीं आएगा, अब उसका नजर नहीं आएगा। थोड़ी पीछे कर लो। तो डिटेक्शन डॉट एडमिशन पे खोल दो। पीछे 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 आए, ये बस ये देखें, नंबर देखें ऊपर। अठारह गया नहीं, 5 है नहीं, 94 96 है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड। वॉइस क्लियर है? 1 2 3, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। लोअर योर हैंड प्लीज। अच्छा, कल में से किसी का कोई सवाल तो बोल दे जी, क्योंकि बच्चे कुछ है, फिर 1 के बाद मेरा हल वो, चूंकि क्लास है तो कल किसी का सवाल है कल से, कल की लेक्चर में से, तो जी ज़ुहैब नवाज। जी ज़ुहैब, चलें ठीक है। जी अहमद जमाल, अनम्यूट कर दो। जी अहमद जमाल। सर कल आप सर जो आपने कल बताया था सैलरीज का हाँ जी, कि बिलो 25,000 की फिगर हाँ थी जी, हाँ कि जी। बिलो बिलो 25,000, बिलो 25,000 वो कैश पे कर सकते हैं। सर इधर 15 लिखा हुआ है 9 पॉइंट जो था। नहीं, 25 हो गई हुई है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। शाहजम मरगू, जी शाहजम। सर आपने वो कल एक एग्जांपल करवाई थी जिसमें आपने 4.5 की परसेंट की डिसअलाउ की थी आपने अमाउंट, तो सर वो कोई नई प्रोविजन ऐड हुई है? नहीं, वो यही प्रवीण मैंने एक्सप्लेन की है। प्रवीण तो पहले भी थी वो। सर मतलब यहाँ पे मैंने देखा सर नोट्स में 4.5% सर किस जगह पे लिखा है, काइंडली बता देंगे? नहीं, 4.5% कोई भी नहीं है वो तो। मैं वो 4.5 वाली प्रवीण पढ़ाई नहीं, वो बात ये थी कि टैक्स काटना था वो तो। जी सर। वो तो मुझे पता है ना कि 4.5 यहाँ कहीं लिखा हुआ। वो तो है सही कि सर मैं मैंने मैंने किस रेट से टैक्स काटना था, मैंने नहीं काटा, तो मुझे डिसअलाउ हो सही। जाएगा। ठीक है। जी ठीक है। अवैस ठीक है रफीक, अफैस रफीक, जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर पॉइंट नंबर 2 इसका नॉट एडमिसिबल का वो बोले बताइएगा दोबारा। बोले 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 पढ़े ना, मुझे नहीं आता ना, याद नहीं है। सर वो अभी नोट्स नहीं है, इससे पीछे है, ये पेज से पीछे। नोट्स है नहीं तेरे पास, तो तुझे पॉइंट नंबर 2 कैसे समझाऊं मैं? शहजादा है। एक मिनट सर। पहले नोट्स ढूंढो। चलो, अल्लाह हाफिज। हमजा, हमजा, जी सर हमजा, जी।
स्पेकुलेशन बिजनेस में आपने कुछ शेयर्स जो है वो इंक्लूड करवाए थे, कुछ जो है वो एक्सेप्शन में थे, वो काइंडली उनका डिफरेंस बता दें। भाईजान वो अगर आप ओनरशिप के हिसाब से शेयर की सेल परचेज करेंगे तो वो नॉन स्पेकुलेशन है, अगर आप विदाउट ओनरशिप शेयर की सेल परचेज करेंगे तो स्पेकुलेशन बिजनेस है। जी, तो वो सर फिर एक्सेप्शन में नहीं आएंगे उसकी? जो एज ए डीलर, एज ए ओनर, एज ए इन्वेस्टर आप खरीद लेते हैं शेयर्स, तो वो नॉन स्पेकुलेशन में जी आएंगे। एक है आपने फ्यूचर शेयर खरीद लिए कि 28 तारीख को PIA के मैं इतने शेयर में खरीद लेता हूँ और 28 तारीख को मैं किसी को बेच भी देता हूँ, जी सर, वो स्पेकुलेशन है। वो इंक्लूड होंगे। हाँ, वो स्पेकुलेशन ठीक है उसको कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलें। फसीउर रहमान जी सी। सर जो कंपनी डिविडेंड देती हैं उस पर भी टैक्स काट के उन्होंने देना होता है हाँ जी, डिविडेंड। वो भी टैक्स काट के देना होता है, लेकिन वो हमारा सर एक्सपेंस अगर नहीं, हमारा एक्सपेंस नहीं होता ना, वो उसमें लॉन्स डिसलॉन्स का क्वेश्चन ही होगा। सर अगर वो टैक्स नहीं काटते उस पर भी पर पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं हाँ करते? जी, वो करेंगे, वो हमारा वो सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। वो ठीक है मैं सर। थोड़ा सा इनकम फ्रॉम बिजनेस आगे जाके पढ़ाऊंगा, उसका टच जरूर दूंगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जी सर। ठीक, अवैस रफीक जी सर, ये पॉइंट बोलूं? बोलो। Any amount of tax deducted at source from an amount received by the person. यार कल मैंने Amount of बस छोड़ दो, मैंने कल एंटीज डाल के समझाया था। मेरा को टैक्स कट गया, जी मुझे सर, मुझे आप ये बताओ कि किसी की सैलरी 100 रुपए, उसको सैलरी मिली 99 रुपए, उसकी इनकम कितनी है? 100 रुपए क्या 99 है? 100 रुपये सर। 100 रुपए है। तो यही बात जी यहाँ अप्लाई करो। जो टैक्स मेरा कट गया, जी, वो मेरा एक्सपेंस तो नहीं है ना, नहीं सर। वो क्या होना है? वो मेरी फ्यूचर टैक्सेबिलिटी में से एडजस्ट होना है। ल- ठीक हो गया। ठीक है, चलें जी। ले जी, आज फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रवीण है जी, कल मैंने ये छोड़ी थी जी, जरा बात गौर से समझिएगा। मैं पहले एक दफा पढ़ देता हूं, देन हम आगे चलेंगे। एनी एक्सपेंडिचर अंडर ए सिंगल हेड अकाउंट। सिंगल हेड अकाउंट मींस आप कोई हेड अकाउंट ले लें, रिपेयर मेंटेनेंस ले लें, अदर एंड फैक्ट्री ओवरहेड ले लें, सिंगल हेड अकाउंट, एक हेड ऑफ अकाउंट में, एक्सीडिंग रुपीज 2,50,000, अगर इन एग्रीगेट, अगर उसका एग्रीगेट बिल 2,50,000 हो जाता है, शैल बी इनडिविजिबल, नहीं माना जाएगा। इफ द पेमेंट नॉट मेड थ्रू क्रॉस चेक, अगर आपने उसके बाद पेमेंट क्रॉस चेक ना की तो। द प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स, ये पहले कहा नहीं माना जाएगा, साथ ही ये क्या आ गया, ये एक्सेप्शंस आ गई, ये एक्सेप्शंस आ गई। ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होती सिंगल ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 25,000। यूटिलिटी बिल्स चाहे 1 करोड़ का हो, आप कैश पे कर सकते हैं। फ्रेड चार्जेस चाहे 5 लाख के हो, आप कैश पे कर सकते हैं। जहाज का किराया, ट्रैवल फेयर आप कैश पे कर सकते हैं। पोस्टेज आप कैश पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी ड्यूटीज, एक्सपोर्ट टैक्स, फाइन्स, पेनल्टीज आप कैश पे कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट ट्रांसफर टू द अकाउंट, ये 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 क्रॉस चेक ही होता है। कल मैंने आपको वो भेजा लेटर, कल जो मैंने आपको लेटर ग्रुप में भेजा है कि मैं एक चेक काटता हूं तमाम एम्प्लॉइज का। तो भाईजान, किसी एक मिल में अगर 10,000 एम्प्लॉइज हैं तो 10,000 चेक काटने लगे तो बंदा पागल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, एक ही ऑनलाइन ट्रांसफर। अब मैं आपको ये समझाने लगा हूं, प्लेन पेज पे आइए। कोई बिजनेसमैन ले लें, एक मिस्टर ए बिजनेसमैन है। जब मिस्टर ए बिजनेसमैन है तो उसका कोई ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं तो उसका कोई ना कोई एक्सपेंडिचर है। उसका जो एक्सपेंडिचर का एक हेड ऑफ अकाउंट बनाने लगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेजर है जी उसका। अब मैं ये आपको अकाउंटिंग बनाने लग पड़ा जी। ये टैक्स ईयर 2021 का है। ले जी, हम लेजर बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स,
डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। और लेजर इस तरह का होता है, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। लो जी, लेजर की पहली एंट्री है जी, पहले साल की पहली एंट्री है और साल मेरा शुरू होता है जिससे 3/7/2020। एक्सपेंसेस पेड इन कैश, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। अब यहां पे हम ये अज्यूम रखेंगे कि ऑल एक्सपेंडिचर वेरीफाइबल। यहां ये अजम्पशन रखें, ऑल एक्सपेंडिचर्स आर वेरीफाइबल। यहां ये अजम्पशन है जी, एक ऑल एक्सपेंडिचर्स आर वेरीफाइबल एंड रिलेट्स टू बिजनेस। और बिजनेस, ये अजम्पशन है जी, ये लेजर बनाते हुए कि सारे एक्सपेंडिचर वेरीफाइबल है। पहली एंट्री हुई, मैंने कोई रिपेयर करवाई 75,000 रुपए की, 75,000 रुपीज की, और मैंने कैश पे कर दिया। लॉ कहता है जी अलोएबल है। अगली एंट्री आई जी 10/7/2020 को, एक्सपेंसेस पेड इन कैश 90,000। बैलेंस क्या हो गया जी? 1,65,000। लॉ कहता है जी अलोएबल है, क्योंकि वो रिलेट करती है बिजनेस से। लॉ कहता है जी अलोएबल है। नेक्स्ट एंट्री 30/7/2020। बेशक क्रॉस चेक दे दी, चले जी, हमने कोई पेमेंट की है जी, क्रॉस चेक 60,000 की। बैलेंस क्या हो गया जी? 225। नेक्स्ट एंट्री है जी 3/8/2020। मैंने कोई कैश पे कर दिया जी 25,000 का। बैलेंस क्या हो गया? 2,50,000। ये भी अलाउएबल है, ये भी अलाउएबल है। नेक्स्ट एंट्री 15/8/2020, कैश पेमेंट, कैश पेड। मैंने कोई एक्सपेंडिचर का कैश पे किया 60,000 का। 18 को फिर मेरी रिपेयर हुई क्रॉस चेक, मैंने कोई पेमेंट की 70,000 की। और 31/8 को मैंने फिर पेमेंट की कैश पेमेंट 24,000 की। ये नॉट अलाउड, ये अलाउड, ये भी अलाउड। कैसे? कहता जी जब आपका सिंगल हेड ऑफ अकाउंट, अब वर्ड पढ़ने उसकी हमने, सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में जब आपका एग्रीगेट बैलेंस कितना है? 2,50,000। 2,50,000 तक आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, जैसे मर्जी पेमेंट करते रहें। 2,50,000 हो जाए, उसके बाद आपने कोई भी पेमेंट करनी है जो बिजनेस से रिलेट करती है और वो अमाउंट एक्सीडिंग 25,000 है, और वो अमाउंट एक्सीडिंग 25,000 है, डेट मस्ट बी पेड थ्रू क्रॉस चेक। यह हमने क्रॉस चेक पेमेंट नहीं किया, 25,000 से जायद थी, 2.5 लाख का लेजर बैलेंस हो गया था, तो इसलिए ये नॉट अलाउड हुई। यहां 25,000 से जायद थी, मैंने 70,000 की पेमेंट थी, मैंने इसको क्रॉस चेक दे दिया, बिजनेस से रिलेट करता था, अलाउएबल है। यहां पे मेरा एक्सपेंडिचर था 25,000 से कम था, तो इसलिए बिजनेस से रिलेट करता था, तो इसलिए अलाउएबल है। लॉज, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी फ्रॉम योर साइड?
क्या क्यों नहीं? अच्छा अबूजर आसिफ जी। अबूजर सपोज जो हमारा हेड है वो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस है और हमारे पास 4 एम्प्लॉइज हैं जिसको हम 50,000 सैलरी पर एम्प्लॉय देते नहीं, हैं। यहाँ सैलरी की एग्रीगेट बात नहीं है, सैलरी की कंडीशन अलग है बेटा। सर वो भी एडमिन ना, हेड तो मेरा ही है बेटा ना, सैलरी की कंडीशन ही अलग है, वो इस हेड में नहीं आएगा। वो इस हेड में नहीं आएगा। सैलरी के लिए कंडीशन है कि 25,000 ज्यादा तनख्वाह तो आप क्रॉस चेक पे करनी है बस। अल्लाह खैर सलाह, ठीक है सर। ये हेड ही अलग है, सैलरी इसको मिक्स ना करो प्लीज। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये क्यों, एक और क्वेश्चन किया गया कि ये क्यों ऐसा है? फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल, क्रॉस चेक पेमेंट करेंगे, अगले बंदे की भी इनकम आएगी, उसका भी पता चलेगा कि उसको भी हमने पेमेंट करनी है, उसके बैंक में जाएगी, वो उसको भी वेरीफाई करवानी पड़ेगी। अब देखो, हमने कितनी मजे की बात की थी कि ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग ऑफ सच इनकम आर अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स। लॉ ने कितनी खूबसूरत पिक्चर दिखाई, लॉ ने एक हीरोइन दिखाई। अब डिडक्शन ऑर्डर में क्या हो रहा है? लॉ जो है ना विलन दिखा रहा है, कंडीशन लगा रहा है उन्हीं पेमेंट्स के ऊपर कि आपने अगर पेमेंट करनी है 2.5 लाख। देखो 2.5 लाख कुछ भी नहीं है एक बड़े बिजनेस के लिए। 2.5 लाख रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो हमारी यहाँ 2 महीने में हो जाती है। कोई ना कोई डेली कोई ना कोई थोड़ी बहुत चीज से चलती रहती है। अब अगर पेमेंट 25,000 तक है तो आप कैश पे कर सकते हैं, 25,000 से ज्यादा है तो डेट मस्ट बी थ्रू क्रॉस चेक। एनी अदर क्वेश्चन जी? लेकिन ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होती किसके ऊपर? यूटिलिटी बिल्स के ऊपर। ट्रैवल फेयर जैसे मर्जी पेमेंट करें, पोस्टेज जैसे मर्जी पेमेंट करें, गवर्नमेंट ड्यूटीज जैसे मर्जी पेमेंट करें, और उसने क्या कहा, फ्रेट जैसे मर्जी पेमेंट करें, उसके ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती। हसन गुल जी। हसन सर ये 25,000 वाला क्या बताया कि 25,000 कैश हो तो उससे नीचे हो तो हम लोग उसको मान लेंगे। अच्छा चलो जी, मैं आप अच्छा चलो ठीक है, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। फरहान अमजद। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अगर हेड है तो हम मिसाल के तौर पे अगर 2.5 लाख से एक्सपेंडिचर हमारा रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर का जो है एक्सीड कर गया, अब हमने फॉर एग्जांपल कॉलेज का ये टिप्स एजुकेशन फैमिली का हम करते हैं जी, हमने पेंट शुरू करवा दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आ गया, हम ठेकेदार को पेमेंट्स करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में 20-20 हजार की पेमेंट्स करते हैं उसको, तो वो उस पे ये 25,000 वाली, ये 2.5 लाख के बाद वाली जो 25,000 वाली अप्लाई हो जाएगी, हो जाएगी ना, वो एडमिसिबल हो जाएगा ना कैश? नहीं एडमिसिबल होगा, नहीं एडमिसिबल होगा। एक ही बंदे को आप दिए जा रहे हैं पैसे 20-20 हजार करके इंस्टॉलमेंट में, वो खर्चा तो एक ही बंदे का ना यार। ठीक हो गया। हाँ ठीक है। हाँ ओके अच्छा सर। जी, अब इसी पेज को ऊपर लीजिए जरा प्लीज। मैं वो पहले वाला जो उसने मुझे क्वेश्चन किया। अच्छा जी, आगे क्या हुआ जी? आगे सितंबर में जी 4/9/2020, 10/9/2020, 4/10/2020, 15/10/2020, ये ईयर चल रहा है मेरा। ये पेमेंट 22,000, ये पेमेंट 21,000, ये पेमेंट 20,000, ये पेमेंट 24,000। all can be paid in cash। सारी 25,000 से कम है। सिर्फ एक शर्त होनी चाहिए, रिलेटेबल टू बिजनेस और वेरीफाइएबल। ये पिछले सवाल का जवाब है जी। एनी क्वेश्चन जी? मैं समझाता हूं, मैंने होल्ड किया हुआ है। अहमद हसन। सर अगर ये 20,000 की पेमेंट, 21,000 की पेमेंट, 24,000 की पेमेंट किसी एक ही बंदे को कर रहे हैं बार बार, तो ये एडमिसिबल ही रहेगी ना? हाँ जी,
बिलो 25,000 है, 15 दिन बाद मैंने उसी बंदे से काम करवा लिया तो ये एडमिटेंस वाली रहेगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, लेकिन पार्टी का नेम तो देना पड़ेगा ना। फिर वो उस बंदे के भी खत लिख सकता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, उसका हिसाब दो, तुम भी टैक्स पेयर हो या नहीं हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी 7वां जो पॉइंट है वो ये कहता है कि बाज़ का ऐसा होता है कि मैं खुद एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहता, मैं अपने मैं अलीजा से कहता हूँ यार मैं मुझसे हिसाब रखा जाता, मैं ऐसे कहता हूँ तुम 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, अलीजा के मैंने बैंक अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर दिया, अब अलीजा आगे एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो वेरीफाइबल हो गए। An amount credited by direct transfer to an employee's bank account for reimbursement of expenditure incurred on the behalf of the taxpayer। अब वो अली जो पैसे पेमेंट कर रहा है, ठीक है, वो तो ऑन दी बिहाफ मुझे टैक्स पे कर रहा है, मैंने क्रॉस चेक उसको दे दिया, लेकिन उसको भी चाहिए कि वो 25,000 की पेमेंट कैश तक कर सकता है, ऊपर पेमेंट उसने भी फिर क्रॉस ही देनी है। ये बेसिकली एजेंट के जरिए कि मैंने अली को पेमेंट कर दी इकट्ठी 2 लाख की, अली चलो यार 2 महीने बाद हिसाब करेंगे, तुम दफ्तर के ब्याह पे खर्चे करते जाओ, तो उसको भी आगे जो पेमेंट करनी है वो 25,000 से कम तो कैश ही दे सकता है, लेकिन 25,000 से ज्यादा अली को भी क्रॉस चेक देना पड़ेगा, और वो पेमेंट कर रहा है बिकॉज ऑन दी बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर, मेरे बिहाफ पे वो टैक्स पे कर रहा है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन जी? अब कोई और सवाल है तो बोलना जी। जी काशिफ मुगल। सर ये जो 2.5 लाख है पर एनम होगा कि पर मंथ? पर एनम, 2.5 लाख पर एनम है ना। एग्रीगेट बैलेंस, जब वो कहता है एग्रीगेट बैलेंस तो उसका मतलब 1 साल। ठीक है सर। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन जी? ले जी, ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रोविजन सी, अब आगे चलते हैं जी। अगली प्रोविजन बड़ी टेक्निकल है जी। अच्छा, आपने इलस्ट्रेशन देख लेनी है, इलस्ट्रेशन आपने खुद देखनी है। अच्छा, और कहाँ आगे चलें? आगे, हाँ जी, ये वाली नेक्स्ट 18। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखें। पहले मैं आपको थोड़ी सी बात समझा दूं। यहां वो कह रहा है सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन द 3rd schedule ऑफ द सेल्स रिसिप्ट, लिस्टेड इन द 3rd schedule ऑफ द सेल्स रिसिप्ट्स। ये कौन सी गुड्स हैं? मैं सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल दे देता हूं। ये समझ लीजिए फ्रिज है, फ्रिज है, टीवी है, यानी कि जो डायरेक्ट रिटेलर को बिकती है, फैक्ट्री से निकलती है, या हमारे ये जो कचहरी बाजार में लोग बैठे हैं, ठीक है, और आगे डायरेक्ट रिटेलर को बिक जाती है। यानी कि 3rd schedule आइटम में कौन कौन सी आइटम आती हैं जो डायरेक्ट रिटेलर को बिक जाती हैं। उसमें 2 एग्जांपल दे दी, फ्रिज है, टीवी है, पेंट है, ठीक है जी, सीमेंट है, ठीक है। ये 3rd schedule सेल टैक्स में दी गई हैं। जब मैं सेल टैक्स में जाऊंगा वहां एक बार ये हम गुड्स पढ़ लेंगे, मैंने 1 या 2 एग्जांपल देना जरूरी थी बस। अब इसमें एग्जांपल पता क्या, अब इसमें अच्छा, अब इसके समझ लें पीछे कौन खड़ा है जी। पीछे हायर है जी, एक हायर कंपनी है, ठीक है जी। हायर क्या डायरेक्ट माल खुद बेचता है? नहीं, हायर डायरेक्ट माल खुद नहीं बेचता। हायर के आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, मुख्तलिफ डीलर्स हैं हायर के, हर बड़ी कंपनी के, सैमसंग के, हर बड़ी कंपनी के आगे डीलर्स हैं। डीलर्स जनरल पब्लिक को गुड्स बेचते हैं। अब उन डीलर्स को क्या मिलता है? एक तो उनको थोड़ा सा कोई ना कोई फ्रिज सस्ता मिल जाता है, 100-500, प्लस बड़ी कंपनी उनको कमीशन भी देती हैं, हमारी गुड्स बेचो आपको कमीशन मिलेगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो कचहरी बाजार में बैठे हैं, ये हायर, सैमसंग से बकायदा कमीशन भी मिलता है उनको। थोड़ी सी टेक्निकल है, जरा हौसले समझिएगा। अब यहां वर्ड है सिर्फ कमीशन पेड का। क्या कहता है? एनी अमाउंट ऑफ कमीशन। इसका मतलब ये वाली क्लास सिर्फ कमीशन पेड पे अप्लाई हो रही है। कमीशन कौन दे रहा है? हायर दे रहा है। किस सिलसिले में दे रहा है? उसके फ्रिज बेचा है, टीवी बेचा है, ज़रा पेंट तो बेचा नहीं, हम 2 ही चीजें ले लेते हैं। फ्रिज बेचा है, टीवी बेचा है, वॉशिंग मशीन बेची है हायर की,
डीलर बैठा है एक, जैसे सूसा रोड पे फोर्टाइल वाला बैठा है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। Where the amount of commission paid exceeds 0.25% of the gross amount of supplies. अब कमीशन देखो, हायर कहे जी मैंने तो जी फोर्टाइल वाले को 10% कमीशन देना है, यानी कि अगर वो 100 रुपए की चीज बेचेगा तो मैं उसको जी 5, चले 10% ज्यादा हो जाएगा, मैं उसको 5 रुपए कमीशन दूंगा। तो कोई इतराज कर सकता है? कोई इतराज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हायर का और उस डिस्ट्रीब्यूटर का आपस का मुआहदा है, एक की एक्सपेंस है एक की इनकम है, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं हो सकती। लेकिन कानून को प्रॉब्लम है। कानून क्या कहता है कि वेयर द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड एक्सीड्स 0.25%, सिर्फ 0.25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाई। अगर तो 0.25% से, अच्छा एक बंदा खड़ा कर लेते हैं ना, फोर्टाइल वाला है, ये जो फोर्टाइल सूसा रोड वाला ना, ये कौन है? ये डीलर है। वो क्या करता है? फ्रिज टीवी बेचता है, किस कंपनी के? हायर के। हायर कमीशन दे रहा है किसको? फोर्टाइल को। कितना कितना कमीशन दे रहा है? 5%। लेकिन लॉ क्या कहता है कि where the commission paid exceeds 0.25% of the gross amount of supplies unless the person to whom the commission paid or payable as the case may be appearing in the active taxpayer list of the ordinance। आपको पता है हमारी एक लिस्ट है ATL, एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट किसकी है? कौन है? जो फाइलर है। फाइलर कौन है? जो कानून की पासदारी करता है, जो रिटर्न्स अपनी प्रॉपरली फाइल कर रहा है, जो शरीफ आदमी है। अब जरा बात समझिएगा, अब मैं इसको बात को सम अप करने लगा हूं। हायर फोर्टाइल वाला ATL में है। ATL में होने का क्या मतलब है? कि वो एक्टिव टैक्स पेयर है। एक्टिव टैक्स पेयर का क्या मतलब है? कि वो अपनी रिटर्न फाइल प्रॉपर तरीके से कर रहा है। कहता जी अगर, अच्छा अगर फोर्टाइल वाला एक्टिव टैक्स पेयर में है, वो 5% कमीशन दे, हम मान लेंगे, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर फोर्टाइल वाला ATL में नाम उसका नहीं है, तो आप मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकते हैं? कहता 0.2%। लेकिन अगर आप 0.2 से ज्यादा दोगे तो किसको धमकी लगाई? हायर को धमकी लगाई। एक्सपेंस किसका है? हायर का है। हायर को धमकी लगाई कि अगर तुमने किसी ऐसे बंदे को कमीशन दिया जो कि ATL में नहीं है और कमीशन 0.2% से एक्सीड कर जाता है, तो हम तुम्हारा एक्सपेंस नहीं मानेंगे। फंसाया किसके जरिए? हायर के जरिए, बड़ी कंपनी के जरिए छोटे बंदों को फंसाया। छोटे बंदे वो बड़ा बड़ा कमाते हैं, वो कम बखत टैक्स नेट में नहीं आते। उन्होंने कहा अच्छा अब मेरी मजबूरी है भाई ना, डिस्ट्रीब्यूटर हायर का माल बेचना बिक रहा है, सैमसंग का माल बेचना बिक रहा है, मैं कहूँ जी मैं अपनी वॉशिंग मशीन बना के बेचना शुरू कर दूं, नहीं बिकेगी। लोग ब्रांड की चीजें लेते हैं, वहां उनकी मजबूरी है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, डीलर्स की। अब डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को कैचअप किया FBR ने, किसके जरिए? बड़ी कंपनी के जरिए। अब हायर ने, सैमसंग ने उनको प्रेशराइज किया, अपनी रिटर्न फाइल करो, इनकम टैक्स में रजिस्टर हो, सेल टैक्स में रजिस्टर हो, अगर नहीं होगे ना हम तुम्हें माल नहीं देंगे, हम तुम्हें गुड्स नहीं दे। वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो गए। 0.2% का कमीशन जायज है जिसका नाम ATL में नहीं है, लेकिन 0.2 से बढ़ेगा तो हायर को धमकी लगाई कि तुम्हारा हम कमीशन एक्सपेंस नहीं मानेंगे। लो जी सवाल बोलो जी। ना 0.2 के ऊपर वाली अमाउंट नॉट एक्सेप्टेबल, 0.2 तक एक्सेप्टेबल होगी, 0.2 से ऊपर वाली अमाउंट जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल होगी। लो जनाब एनी क्वेश्चन जी, बोलें जी, सवाल बोलें जी। जी फरहान अमजद। सर अगर ये ATL के अंदर फॉर एग्जांपल ये जिसको कमीशन पे किया जा रहा है ATL के अंदर शामिल है, मतलब एक्टिव टैक्स पेयर है, तो इसके ऊपर कोई कमीशन की मतलब नहीं है? हाँ, नहीं है, कोई नहीं है। पाबंदी? 5% बेचे 5 महीने दे दे सही हो गया, तो हायर को वाला एक्सपेंडिचर अलाउएबल होगा। सही हो गया, ठीक हो गया जी जनाब। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? हमारा
जी हमारा सर जी सर तो फिर ये 0.5% अगर 25 से अबव बन जाओ तो इस पे भी क्रॉस चेक वाली हाँ जी वो क्रॉस चेक अ, लिमिट, हाँ जी वो क्रॉस चेक लिमिट तो अप्लाई होगी लाजमी, बिल्कुल ठीक आप और कह एक रहे और हैं। और और एक और बात सर, हाँ वो आपने कल बताया था कि अगर वो कम टैक्स काटता है उसकी सैलरी से तो उसको कम अलाउ होगा। आपने 50% की एग्जांपल दी थी, तो हम परसेंटेज के हिसाब से करेंगे कि जितने परसेंट पे उसने टैक्स अब लिया ये ना हुआ है उतना। कल ये दूसरा सवाल आ गया इस तरह का कि परसेंटेज वाला, ये सवाल जरा होल्ड कर लें आप, मैं थोड़ा सा आगे जाके इस सवाल का आंसर करूंगा, ठीक जी है? सर, ठीक। अब प्लीज इस जी सवाल को सर, होल्ड कर लें आप, ओके सर, याद रखिएगा, थैंक यू। जब मर्जी पूछिए, जब मैं दोनों चैप्टर पढ़ा दूंगा तब पूछिएगा दोबारा। एहसन इकबाल, हाँ जी एहसन इकबाल, एहसन इकबाल फ्रॉम गुजरांवाला, हेलो। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी तुम ऐसे गुजरांवाले वाले हो? नहीं सर, पीर महल से हूँ मैं। अच्छा पीर महल से हो? नहीं मैं गुजरांवाले में ना, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर नहीं नहीं हसन सर, मैं पीर इकबाल। महल से हूँ। अच्छा नून लीग वाले, मैं शायद वो चलें बोलें। सर ये जो आपने 0.2 वाला बताया सर, अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हाँ सर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है और सर कंपनी उसको 0.5% का कमीशन दे देती है, तो पॉइंट तो थ्री सर वो उस ठीक है, तो सर यानी कि वो टोटल 0.5% डिसअलाउ नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाला हाँ जी ऊपर 0.3% ऊपर होगा ऊपर वाला डिसअलाउ। डिसलाउ होगा, ऊपर वाला डिसलाउ होगा। जी सर, थैंक यू सर। चलें जी, अब अगली फिर बड़ी जी टेक्निकल है जी, ये मैंने इकट्ठी रोकी हुई थी, अब इसको रब करो, वो एक्स्ट्रा मेरा, हाँ जी चलें जी नेक्स्ट, फिर जरा बा हो गई। एनी एक्सपीड, अच्छा जी एक और पंगा जी, फिर इसमें सेल टैक्स है जी। एनी एक्सपेंडिचर attributable to the sales made to required to be registered but not registered under the Sales Tax Act by an industry indicating computed according to the following formula. The total amount of deduction claimed under this part, turnover for the tax period, the total amount of sales exclusive and federal person required to be registered but not registered under the Sales Tax Act where the sales equal to 100 million per person, provide that this allowance of expenditure under this class shall not exceed the 10% of the total deduction claimed under this part. ऊपर से गुजर गई, चलें जी प्लेन पेज पे आइएगा। अब ये भी गवर्नमेंट पकड़ रही है किसी के जरिए। एक है जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एबीसी लिमिटेड। भाईजान जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है ना, उसने माल तो बेचना है ना जी अपना, उसने अपनी गुड्स बेचनी है, जाहिर चीजें बन रही हैं तो बेचनी है। कोई मेरे पास आया जी, आबाद आया, मैं एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हूँ, मेरी मिल आबाद आया, मुझे चीजें दें, मैं ले जाओ, और जी हाफिज साहब आ गए, चीजें ले जाओ, कोई और आया, चीजें ले जाओ। अब सरकार पता क्या कहती है जी, बाद आ जी 120 मिल की चीजें मुझे दे दें जी, 120 मिल की चीजें मुझे दे दें, मैं कहा ले जाओ। अब गवर्नमेंट पता क्या कहती है, जरा एक बात समझिएगा थोड़ी सी, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम इनकम टैक्स से शायद बहुत बड़ी नहीं है, लोग इनकम टैक्स भी बड़ा छुपाते हैं, लोग सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होते। गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा रेवेन्यू आता भी सेल टैक्स से है, इनकम टैक्स से रेवेन्यू थोड़ा आता है। लोग कारोबार तो करते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, लोग सेल टैक्स के नेट में नहीं आते। पहली बात ये एक समझ लें, ये एक जर्नल प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। वो कहते हैं सेल टैक्स में आएंगे, सेल बकायदा हमें हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि सेल टैक्स जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। वैसे ये मुझे प्रवीण पढ़ानी चाहिए थी सेल टैक्स पढ़ाने के बाद, तो शायद ज़्यादा समझ आ जाती। मैंने अगर किसी को 100 रुपये गुड्स बेचनी है तो मैंने उसके ऊपर 17 रुपये सेल टैक्स चार्ज करना है।
जैसे आप होटल में जाते हैं, वो आपको 16% PRA लगाता है, वो भी सेल टैक्स है, लेकिन वो सूबे का सेल टैक्स है। फिर आप उसको कान में कहते हैं ओ यार कच्चा बिल ले आ दे, ठीक है, वो कच्चा बिल भी 110 रुपए का बना के लाता है, फिर वो 100 रुपए सर्विस चार्ज डाल देता है, वो अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ता। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका गुड्स खरीदने की मजबूरी है लोगों की, यानी कि वो लोग ये डिस्ट्रीब्यूटर के बनने चाहते हैं, उनका डीलर्स बनना चाहते हैं, उनकी वो प्रॉफिट मिलता है, वो लोग उनसे गुड्स खरीद के आगे बेचते हैं। हमारा जो दरमियान वाला बंदा है ना, वो बड़े पैसे कमाता है। देखो, जिसका कोई इंडस्ट्रियल टेकिंग है ना, उसे टैक्स देने देना। मैं कुछ मेरी फैक्ट्री लगी हुई है और ना मैं इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं सेल टैक्स रजिस्टर्ड हूँ, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ कोई टिप्स का टैक्स ना दे, ओ भाई एडी वड्डी बिल्डिंग है सामने नजर आती हर बंदे को, कहाँ छुपाता फिरूंगा? कल को जो मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं टैक्स देना क्यों शुरू कर दूं? इस तरह फैक्ट्री है, वो इम्पॉसिबल कि वो ICI कहे मैं टैक्स नहीं देना, सरीना कहे मैंने टैक्स नहीं देना, डेनेस्टी कहे मैंने टैक्स नहीं देना, वो आपका खोखे वाला कहे मैं टैक्स नहीं देना। लेकिन जो आपकी बड़ी इंडस्ट्री टेकिंग है उन्होंने टैक्स तो हैप्पी लैक कर कह लें, आपकी रूबिया लेक कह लें, आपकी सीमेंट फैक्ट्रीज कह लें, हर बंदा अल्टीमेट टैक्स नेट में है। अच्छा, अब इनके साथ नीचे कारोबार चलना है, ठीक है। एक बात FBR ने आइडेंटिफाई किया कि अगर FBR का 100 रुपये आता है ना, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो 80 रुपये गवर्नमेंट को आते हैं वो सिर्फ 400 बड़े टैक्स पेयर से आते हैं, बाकी 20 रुपये पूरे मुल्क से आते हैं। 400 या 500 बड़े टैक्स पेयर्स हैं, सरकार का 100 रुपये में से 80 रुपये वो लोग देते हैं। हमारा सबसे जो तबका कमाता है और टैक्स नहीं देता वो कौन है? मिडल मैन। मिडल मैन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ टैक्स चोरी करता है। अब गवर्नमेंट ने उनको पकड़ना शुरू किया इस क्लॉज के जरिए। कैसे? अब ABC से कोई भी माल लेने आता था ना, अच्छा ले जाओ, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं रजिस्टर्ड है। अब ये ABC किसको माल बेच सकती है? दो बंदों को, एक जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, आपको 2 रजिस्टर लेना पड़ती हैं, एक पहले इनकम टैक्स में हो गए, फिर आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जैसे टिप्स के ऊपर सेल टैक्स नहीं है, टिप्स सिर्फ इनकम टैक्स रहता है, लेकिन हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर सेल टैक्स की एप्लीकेशन ही नहीं है। पार्कर एंड में सेल टैक्स की एप्लीकेशन है। अच्छा, या वो गुड्स किसको बेचेगा? जो कि नॉट रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स। लो जी, 2 चीजें हो गई। अब सरकार क्या कहती है? किसको कहा? ABC को कहा। अच्छा, ये बंदा, ये मिस्टर A है, ये मिस्टर B है। सरकार कहती ABC को तो तुम जैसे मर्जी गुड्स बेचो, जो मर्जी करो, ज़ाहिर है ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड है वो भी रजिस्टर्ड है, तो आपकी तो हर ट्रांजेक्शन वेरीफाई होनी है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मर्जी करो, इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, जो मर्जी एक्सपेंडिचर करो, जितने मर्जी करो, लेकिन सिर्फ क्रॉस चेक होना जरूरी है और पेमेंट के ऊपर टैक्स काटना जरूरी है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ABC लिमिटेड अगर इसको गुड्स बेचती है मिस्टर B को, जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और उस गुड्स कितने के बेचा? एक्सीडिंग 100 मिलियन, एक्सीडिंग 100 मिलियन गुड्स बेची मिस्टर B को। कितनी बेची? एक्सीडिंग 100 मिलियन। 100 मिलियन की बजाय हम ऐसे कर लेते हैं से 120 मिलियन। से हम कह देते हैं, बल्कि अभी हम नहीं कहते से, ठहर जरा, अभी ठहर जाओ, अभी एक और तरीके से समझाता हूं। अगर आपने मिस्टर B को गुड्स बेची जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और गुड्स कितनी बेची? एक्सीडिंग 100 मिलियन, एक ही बंदे को, वहां लिखा हुआ है, पर पर्सन लिखा हुआ है लफ्ज,
एक ही बंदे को 100 मिलियन ज्यादा गुड बेची तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उस सेल की प्रपोर्शनेट से जो एक्सपेंडिचर है लॉ कहता है हम डिसअलाउ कर देंगे। कैसे? थोड़ा सा ऊपर उठाओ। से एबीसी लिमिटेड की जो सेल है टू रजिस्टर्ड पर्सन और टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, दो ही बंदों को गुड्स बेची है, ज्यूम कर लें। इसको बेची है उसने जी इसको बेची है से हम कह लें जी 380 मिलियन की, और इसको बेची है जी 120 मिलियन की। ये सेल है, किसकी सेल है? एबीसी की। सेल किसकी है? एबीसी की। टोटल कितनी बन गई? 500। अच्छा, अब कहता है नीचे मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, नीचे से मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं जी 420 मिलियन के। तो मेरे टोटल इनकम कितनी आ गई? इनकम मेरी कितनी आ गई? 80 मिलियन की। तो अब लॉ क्या कहता है? इसको प्रपोर्शनेट कर लें, एक्सपेंडिचर को प्रपोर्शनेट कर लें। प्रपोर्शनेट करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितने आएंगे? अगर मैं इन्हीं एक्सपेंडिचर को प्रपोर्शनेट करूं तो 380 के हिसाब से इसके एक्सपेंडिचर कितने बने? करो 320 मिलियन, और यहां आ गए 100 मिलियन, ये आ गया 30 मिलियन, और ये आ गया 60 मिलियन। अब लॉ कहता है इसमें से डिसअलाउ होंगे एक्सपेंडिचर्स। अब ऊपर फार्मूला देखिए अपना, ऊपर 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 फार्मूला नहीं, मुझे वो पेज दीजिएगा। फार्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर दिस पार्ट डिवाइडेड बाय turnover for the tax period, turnover for the tax period multiplied by उसकी टर्नओवर, मल्टीप्लाइड उसकी टर्नओवर आइएगा। अब ये जरा फार्मूला लगाइएगा। टोटल डिडक्शंस कितनी आ गई जी हमारी? टोटल डिडक्शन 420 मिलियन थी, डिवाइड बाय क्या था? टोटल टर्नओवर थी 500 मल्टीप्लाइड बाय 120, कितना आ गया जी? 100 मिलियन ही आ गया ना जी, 100 मिलियन। लेकिन एक कंडीशन और है, दोबारा उस पर आइएगा प्लीज। प्रोवाइड दैट द डिसअलाउंस एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लास शैल नॉट एक्सीड द 10% ऑफ द टोटल डिडक्शन क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट। प्रोवाइड दैट द डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एक्सपेंडिचर में डिसअलाउ करने हैं अंडर दिस क्लास, इस क्लास के तहत, शैल नॉट एक्सीड, नहीं एक्सीड करेंगे 10% ऑफ द टोटल डिडक्शन क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट। अब उधर आइए दोबारा। अब लॉ क्या कहता है कि जी अगर आपने अनरजिस्टर्ड को माल, अब अनरजिस्टर्ड से हमारी डिडक्शन कितनी बन रही है? 100 मिलियन। लॉ कहता है हम ये डिसअलाउ कर देंगे। क्यों कहा गया? एबीसी लिमिटेड को कहा गया भाईजान आप कंडीशन, ये वजह क्या की गई? एबीसी लिमिटेड को कहा गया कि आप जिस बंदे को गुड्स बेच रहे हैं उससे कहें कि भाईजान सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो गया है, वरना हम आपके एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कहता जी या 100 मिलियन या 10% ऑफ दिस पार्ट, मैक्सिमम 10 मिलियन।
यानी कि 10 मिलियन के एक्सपेंडिचर देखोगे इसको डिसलो होते हैं तो टैक्स देखो कहां जा पड़ेगा। मार किसको पड़ रही है? एबीसी को। अब एबीसी तो नेक है, एबीसी तो बेचारा इनकम टैक्स रजिस्टर्ड भी है, एबीसी सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी है, लेकिन एबीसी का गुनाह क्या है को बताएगा? अनरजिस्टर्ड को माल बेचना नहीं है। तुमने कहता तुम्हें एक्सपेंडिचर लॉ होंगे, तुम अनरजिस्टर्ड गुड्स बेच सकते हो एक बंदे को मैक्सिमम कितनी एक साल में 100 मिलियन, एक साल में मैक्सिमम गुड्स बेच सकते हो 100 मिलियन। तो हम तुम्हें कुछ ही नहीं कहेंगे, तुम्हारा कोई एक्सपेंडिचर डिसलो नहीं करेंगे। अगर तुम एक बंदे को गुड्स बेचते हो, अगर तुम एक बंदे को गुड्स बेचते हो और वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो हम आपका कोई एक्सपेंडिचर डिसलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमने एक ही बंदे को गुड्स बेची जिसकी टर्नओवर 100 मिलियन, जिस गुड्स बेची जो कि 100 मिलियन से जायद है, तो तुमने चाहे क्रॉस चेक दिया हुआ है, तुमने टैक्स भी काटा हुआ है, तुमने बंदा भी वेरीफाई करवाया हुआ है, एक्सपेंडिचर भी रिलेटेबल है, तो मैं उसके 10% एक्सपेंडिचर डिसलो हो जाएगा। मारा कौन जाएगा? जो टैक्स नेट में ऑलरेडी मौजूद है। पीछे आइएगा जरा, एक मिनट जरा, एक चीज देखो मैं जरा नोट्स पे। ये एक मिनट बंद करना ऊपर। वो एक मिनट उधर आइएगा, एक छोटी सी गलती हुई है, एक मिनट उधर आइएगा, उधर आइएगा। टोटल डेडक्शन आना था, टोटल डेडक्शन आना था, यहाँ पे आना था 42 मिलियन, सॉरी यहाँ 42 मिलियन आना था, यानी कि 42 मिलियन और 100 मिलियन विच एवर इज लोअर। अल्टीमेटली ये 10% ही कम होना था, नॉर्मली ऐसा ही होता है, वो नॉर्मली ऐसा ही होता है। उसका टोटल डेडक्शन अंडर दिस पार्ट, तो 42 मिलियन और 100 मिलियन विच एवर इज लोअर। अब देखो मुझे अगर 42 मिलियन का एक्सपेंडिचर डिसलो हो जाए, मुझे अगर, अब कंपनी का टैक्स रेट पता कितना है? कंपनी का टैक्स रेट है 29% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स ईयर 2021 में 28 हो गया हुआ है, 28%। 28% टैक्स मुझे है। अब मुझे बताओ, मुझे अगर एक्सपेंडिचर 42 मिलियन डिसलो हो जाए, तो 42 मिलियन का 28% करें जी, 12 मिलियन। लो जी, मुझे 12 मिलियन टैक्स लग जाना है, तो मैं पागल हूं? मुझे पूछा जाएगा, मैं फिर क्या करूंगा? अब बाद मेरे से गुड्स लेने आएगा, मैं एबीसी लिमिटेड हूं, तो मैं अब्बास से कहूंगा भाईजान 80-90 मिलियन की गुड्स तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझसे गुड्स 100 से ऊपर लेनी है तो जाओ पहले सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होके आओ, फिर मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, अदरवाइज तुम्हें मैं गुड्स नहीं दूंगा। एनी क्वेश्चन जी? अब सवाल बोलो जी। अहमद हसन चला गया। सर वो बस वही पूछने के लिए मैंने किया था एंड्रेस, वो आपने सही कर दिया। मैंने कहना था 42 मिलियन आना है, 42 आना था, वो जरा उसामा, बस उसी के लिए किया था। ठीक है उसामा जी। उसामा सर मैंने पूछना था 100 मिलियन तक हम सेल कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड को सर, हाँ जी। जो उससे अमाउंट एक्सीड होगी उसका क्या ट्रीटमेंट करना है? ये 42 का नहीं मुझे दरअसल समझ आया यार, उसकी हमने अपॉर्चमेंट कर ली ना, ये बेसिकली अपॉर्चमेंट हुई है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में। गौर करो जरा। फरहान अमजद, मैं तुम्हारा सवाल भी ले लेता हूँ, फिर इकट्ठी बात करता हूँ। फरहान अमजद का सवाल भी ले लें जी। फरहान सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है 420 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 120, इसमें मिस्टेक लग रही है थोड़ी सी। इसमें मुझे यहाँ वो एक
सर ये जो ए है, ए टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट है, तो ये अनरजिस्टर्ड के लिए हमने क्लेम किए डिडक्शंस 100 मिलियन की, हाँ जी तो हमने ऊपर न्यूमरेटर में 420 क्यों रखा है, वहां पे 100 क्यों नहीं रखा? वो कह रहा है टोटल डिडक्शन अंडर दिस पार्ट ना, जी टोटल डिडक्शन अंडर दिस पार्ट कह रहा है वो, टोटल डिडक्शन अंडर दिस पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर तो 500 है और डिनोमिनेटर में तो 500 आएगा, ठीक है, आएगा समझ आती ये है। यार मैं इस तरह सवाल निकाल लूं तब भी आंसर यही आया, मैंने ये लगाया पर तब भी आंसर यही आया। हमने क्या करना है, हमने डिडक्शन ये देखनी है कि अनरजिस्टर्ड की डिडक्शन कितनी बनती है, इकाई का फार्मूला ये सही, ये इकाई का कायदा है। देखो मिस्टर ए है रजिस्टर्ड है, गुड्स दे दी, मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड गुड्स दे दी, मिस्टर सी है रजिस्टर्ड है, मिस्टर डी अनरजिस्टर्ड है। अब मैंने आखिर में क्या करना है, जिस तरह मैंने स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन कॉलम नहीं बना लिए थे, यस सर, उस तरह मैंने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के कॉलम बना लिए। सही, अब मैंने डिडक्शन देख दी, अनरजिस्टर्ड से कितनी डिडक्शन मेरी एलोकेट हो रही है, वो 100 मिलियन है। जी ठीक है जी जी, वो कहता जी आपको 100 मिलियन, अब वो लॉ कहता है कि 100 मिलियन डिसअलाउ कर दें, कहता नहीं, कहता 100 मिलियन डिसअलाउ करेंगे या 10% ऑफ दी टोटल डिडक्शन, 10% ऑफ दी टोटल डिडक्शन, टोटल, विच एवर इज लोअर। ठीक हो गया सर, ठीक है, ओके सर, डिडक्शंस एट्रीब्यूटेबल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, deductions attributable to unregistered person or 10% of the total deduction whichever is lower फार्मूला में सर ये जो क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट आ रहा है, ये अंडर दिस पार्ट, ये पार्ट की रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों को मिला के बात की जा रही है। हाँ जी हाँ जी, ठीक हो गया सर, हाँ जी, ओके ओके। लो जी कोई सवाल तो बोलना जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन, हाँ जी जी हसन इकबाल, जी हसन। सर अगर ये जो एबीसी लिमिटेड है, एक ही बंदे को सर 2 दफा 60 मिलियन की सर सेल कर देती है, तो वो हो गई 100 से ऊपर हो गई, तो सर वो इस पे फिर ये वाली प्रोविजन अप्लाई होगी? होगा 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 जी सर, होगा। अबू जरा आसिफ जब पीटी की गवर्नमेंट आई थी तो वो आईडी कार्ड के जो मसले बने थे वो यही मसला था? नहीं, वो अलग मसला है, वो सेल टैक्स वाला है। वो सेल्स जो शनाख्ती कार्ड का मसला था, अब बंद करें इसको, जो शनाख्ती कार्ड वाला मसला था वो सेल टैक्स का वाला था। वो उसने ये कहा था कि अगर आपने किसी को गुड्स बेच रही हैं और वो गुड जो है वो आप अगर कोई मैन्युफैक्चर गुड्स बेच रहा है तो उसने अगले बंदे शनाख्ती कार्ड ले, वो रजिस्टर्ड है तो ठीक है, फिर तो उसका नाम पता पूरा बकायदा रजिस्टर्ड, वो जब मैं सेल टैक्स में जाऊंगा तब बात करूंगा। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे शनाख्ती का नंबर ले ले। अभी भी आप किसी रिटेलर के पास जाएं, आप किसी शॉप पे जाएं, आप मोबाइल अगर अब 1 लाख हो गई इसकी लिमिट, शॉप पे भी अगर आप जाएंगे तो 1 लाख से ज्यादा गुड्स खरीदेंगे तो वो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछेगा। वो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि एक शनाख्ती कार्ड वाला कितनी गुड्स खरीद रहा है। बात यही है फिर कि बहुत सारे लोग जो मिडल मैन लोग हैं वो अनरजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स वो दे रहे हैं, वो सेल टैक्स नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है। लो जी उधर आइए जी, लो जी डिडक्शन नॉट एडमिसिबल आज हमारी पूरी हो गई जी। आगे चलें एग्जाम्पल अब आपने करनी है ये वाली जी, एग्जाम्पल आपने ये वाली करनी है, ये दिस होमवर्क। आगे चलें जी, पीछे आइएगा पीछे। लेकिन जी बाकी कल हम पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह ताला। अभी ये बिजनेस इनकम बिजनेस चल रहा है। मैं न्यूमेरिकल आपको जो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा जी वो मैं इकट्ठा ही करवाऊंगा जी। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अच्छा ईओपी वाला जो है वो, बल्कि आप न्यूमेरिकल इसके ना कीजिएगा, बेहतर ये है अभी आप इसके न्यूमेरिकल मत करें। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपने ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करना है, आप न्यूमेरिकल इसके कोई ना करें जी। नो नीड फॉर द एनी होमवर्क। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।